सभी बच्चों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। बायोलॉजी 2024-25 के लिए डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी MCQ सीरीज को ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्कूलिंग बच्चों के साथ साथ में यह चैनल प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत शानदार काम कर रहा है। बच्चों, इतना शानदार कंटेंट आपके सामने रखा जा रहा है जो हर एग्ज़ाम में दर्शन दे जाता है। इसलिए सभी बच्चों से अपील है कि शानदार कंटेंट के साथ में जुड़िएगा, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कीजिएगा। MCQ सीरीज़ को किस प्रकार से MCQ सीरीज़ के अंदर हम किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं ये सीखने को आपको मिलेगा। इसलिए डेली शाम को 7 बजे राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत आगे आप बढ़ सकते हैं। एक बार फिर से सभी बच्चों का डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी MCQ सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। बिल्कुल थम्स अप कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। क्लास शुरू होने से पहले लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मसाला बहुत ही शानदार तरीके का आपको दिखाई देगा। चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन से 12th NCERT से क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। आपको बताना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ टेस्टिस। वृक्क नलिकाएं होती हैं, शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, एपिडिडाइमिस होता है, मुलेरियन की नलिका होती है। बिल्कुल बच्चों, आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार तरीके का कंटेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उसके अंदर बायोलॉजी को शामिल किया जाता है तो बिल्कुल शून्य से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल तक, उच्चतम सीमा तक इस चैनल के माध्यम से जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो बच्चों, ध्यान रखना, वृषण की संरचनात्मक एवं जो क्रियात्मक इकाई होती है वो किसको कहा जाता है? शुक्र जनन नलिका को कहा जाता है। तो पहले क्वेश्चन में अपना 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में मैं बात करना चाहूँगा 2 नंबर क्वेश्चन की, और 2 नंबर क्वेश्चन के साथ में मैं सभी बच्चों के साथ में जुड़ने का यथासंभव प्रयास करता हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। कोरक पुटी, जिसको ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। बच्चों, गर्भाशय के कौन से स्तर से अंत स्थापित हो जाती है? इम्प्लांटेशन हो जाता है जिनका, अंत स्थापित हो जाती है। देखो, प्री गर्भाशय से हो जाती है, गर्भाशय पेशी स्तर से हो जाती है, गर्भाशय अंत स्तर से हो जाती है, अधश्लेष्मिका से हो जाती है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। सबसे शानदार सटीक ऑप्शन यहाँ पर कौन सा बैठने वाला है उसको टिक मार्क कीजिएगा, आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक बच्चे को आंसर देना है, प्रयास करना है। बिल्कुल बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से एफर्ट कीजिएगा। तो ध्यान रखो बच्चों, इसके अंदर गर्भाशय अंत स्तर हो जाएगा। बिल्कुल एंडोकार्डियम जो होता है उसके अंदर क्या हो जाता है? स्थापित हो जाती है। अब बात करते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। प्रति आर्तव चक्र में अंडोत्सर्ग के दौरान कितने अंडाणु मोचित होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 का निर्माण होगा, 2 का निर्माण होगा, 3 का निर्माण होगा, 4 का निर्माण होगा। बिल्कुल ध्यान दीजिए क्वेश्चन के ऊपर। प्रति आर्तव चक्र में अंडोत्सर्ग के दौरान कितने अंडाणु मोचित होते हैं? तो बच्चों याद रखना, इसके अंदर 1 अंडाणु मोचित होगा। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो गया? अच्छा हाँ, बिल्कुल एंडोकार्डियम नहीं, सॉरी, एंडोमेट्रियम। अंतःगर्भाशय स्तर को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी। तो 2 नंबर क्वेश्चन का अपना 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर में हमने माना कि इसके अंदर 1 अंडाणु का निर्माण होगा। अब देखो बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर बहुत ही शानदार धमाकेदार 11th NCERT क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्न में से कौन सी धमनी, ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डायाफ्राम को रक्त की आपूर्ति करती है, ब्लड सप्लाई करती है? किसको? डायाफ्राम को। फ्रेनिक धमनी, स्प्लेनिक धमनी, रीनल धमनी, कोडल धमनी। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, बहुत अच्छे से पढ़ा है। थ्योरी यदि आपकी कंप्लीट हो गई तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ऐसी कौन सी धमनी है जो डायफ्राम को रक्त की आपूर्ति करती है, रक्त वितरित करती है, सप्लाई करती है? तो बच्चों याद रखना, 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। फ्रेनिक धमनी जो होती है वो डायफ्राम को रुधिर की आपूर्ति करती है या डायफ्राम को रक्त वितरित करने का काम करती है। बिल्कुल। तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन में फिर से हमें मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखा। 11th NCERT क्वेश्चन है ये भी। निम्न में से किस अंग को शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं? दीजिए आंसर। हृदय को कहते हैं, यकृत को कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं, फेफड़े को कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है। दीजिए आंसर। शरीर के किस ऑर्गन को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है?
5 से 10 सेकंड का समय सोचने और आंसर देने के लिए आपके पास फिक्स्ड है वो तो आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए। हाँ बिल्कुल, 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। प्लीहा को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। इसको बच्चों याद रखना, मृत आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। मृत आरबीसी का कब्रिस्तान भी किसको कहते हैं? प्लीहा को। प्लीहा को स्प्लीन के नाम से जानते हैं, प्लीहा को तिल्ली के नाम से जानते हैं। बच्चों इसको स्प्लीन भी कहते हैं, इसको तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल, तो देखो इसको ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं और मृत आरबीसी का कब्र भी किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। इसी कड़ी में मैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूं और आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। रीड आउट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। जब दायां नीले संकुचित होता है तो रुधिर प्रवाहित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सेंस यूज करते हुए इसका आंसर देना है। दाएं नीले को संकुचित करना है आपको और अब देखना कि रुधिर प्रवाहित कहाँ होगा? अग्र महाशिरा, पृष्ठ महाधमनी, पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा। ये आपके सामने आलिंद और नीले का डायग्राम स्पष्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप दाएं आलिंद दाएं नीले के बारे में बात करेंगे, बायां आलिंद बाएं नीले के बारे में बात करेंगे। अगला किसकी बात कर रहा है? दाएं नीले की बात कर रहा है। मतलब यहाँ से जब रुधिर निकलेगा ये संकुचित होगा, तो यहाँ से निकलेगा रुधिर तो किस में जाएगा? ये जो नलिका है ये कौन सी नलिका है? बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करो, दीजिए आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अग्र महाशिरा, पृष्ठ महाधमनी, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी शिरा। दीजिए आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत शानदार मसालेदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्या करूं इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल जल्दी आंसर देने का प्रयास करो बच्चों। सभी को ध्यान है, इधर अपने पास में फिल्टर मशीन हो जाएगी लंग्स, और लंग्स में ये रुधिर को लेकर जाती है। इसका मतलब ये कौन है? यानी फुफ्फुस से धमनी होती है। बिल्कुल, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन अब करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में बात कर लेते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की। ये भी 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। फेफड़े से बाहर जाने वाले रुधिर में फेफड़े के अंदर वाले रुधिर से किसकी मात्रा अधिक होती है? देखो क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार से लंग्स मशीन है, फेफड़ा है, इधर से रुधिर निकला। देखो क्या कह रहा है, अगला प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। फेफड़े से बाहर, इसका मतलब यहाँ से रुधिर निकल गया। फेफड़े से बाहर वाले रुधिर में यहाँ जो रुधिर आ गया उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है? फेफड़े के अंदर वाले रुधिर से किसकी मात्रा अधिक होती है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, नमी की। कॉमन सेंस यूज करते हुए आंसर देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फेफड़े से बाहर जाने वाले रुधिर में फेफड़े के अंदर वाले रुधिर से किसकी मात्रा अधिक होती है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन की, नमी की। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। वेरी नाइस क्वेश्चन बच्चों, सिंपल सी बात है। यहाँ जो नलिका निकलेगी इसके अंदर शुद्ध रुधिर होगा। शुद्ध रुधिर कौन सा होता है? O2 वाला रुधिर होता है, जिसको ऑक्सीजनित रुधिर के नाम से जानते। तो उसके अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में बात कर लेते हैं बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सेकेंड चैप्टर अपना मानव का जनन जो है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्शन जो है, उस चैप्टर से हमने उठाया है। एक शिशु के लिंग का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा होता है? लिंग निर्धारण में किसका, शिशु का लिंग निर्धारण में किसका योगदान होता है? पिता का, भाई का, माता का, बहन का। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चों का करेक्ट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? माता, पिता, भाई, बहन। दीजिए करेक्ट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए करेक्ट आंसर के पास में पहुंच जाता हूं। 1 नंबर ऑप्शन होगा। लिंग निर्धारण में पिता का रोल होता है, माता का कोई रोल है नहीं होता। भाई और बहन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ध्यान रख लेना। यानी लड़का हो या लड़की हो, होने वाली संतान लड़का हो या लड़की हो, पिता का लिंग निर्धारण में पूरा योगदान होता है। यदि पिता का अक्ष गुणसूत्र प्रभावी है, इसका मतलब होने वाली संतान क्या हो जाएगी, ये आपको कमेंट में बताना है। और वाई गुणसूत्र यदि प्रभावी हो तो होने वाली संतान क्या हो जाएगी। देखे जा रहा हूँ एक क्वेश्चन आपको, देखता हूँ कौन कौन बच्चा जुड़ा हुआ है, करेक्ट आंसर दे पाता है। इसी कड़ी में बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा आपके साथ में। शुक्राणुओं का निर्माण निम्न में से किस अंग में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। देखो क्या कह रहा है अगला, शुक्राणुओं का निर्माण जो है निम्न में से किस अंग में होगा? वर्षण में होगा, शुक्रवाहिनी, अधिवर्षण, प्रोस्टेट ग्लैंड। दीजिए करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन में सही करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा? समझ के साथ में आंसर देने का प्रयास करो। बहुत ही शानदार तरीके का कंटेंट आपके सामने रखा जा रहा है।
तो बच्चों इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। टेस्टिस के अंदर, वृषण के अंदर क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन की। शुक्राणुओं की पूंछ को गति के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन से समझ गए आप कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। शुक्राणुओं की जब देखो पूंछ जो है उसको गति करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो कहाँ से मिलती है? गोल्जी बॉडी से, माइटोकॉन्ड्रिया से, लाइसोसोम से, केंद्रक से। देखो चम्मच नुमा इस प्रकार से हम स्पून लाइक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इस प्रकार से शुक्राणु की संरचना होती है। ये इसका हेड पार्ट है, नेक पार्ट है, मिडल पार्ट है, टेल पार्ट है। अब ये शुक्राणु जो होता है ये गतिशील होता है और किसकी सहायता से ये गति करता है? पूंछ की सहायता से गति करता है। बच्चों ये जब मूवमेंट करता है, गति करता है, लोकोमोट होता है, लोकोमोशन करता है, तो उस समय इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो कहाँ से मिलती है? तो हमें पता ही है कि ऊर्जा की फैक्ट्री कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो मिडल पार्ट होता है बच्चों, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पूंछे भाग को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण से शुक्राणु गति करने का काम करता है। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। मैंने विद डायग्राम समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी कड़ी में मैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। इकहरा हृदय परिपथ पाया जाता है, सिंगल हर्ट पाथवे किस में देखने को मिलता है? मछलियों में, मेंढक में, रेप्टाइल में, मनुष्य में। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार और सरल सा क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। इकहरा हृदय परिपथ किसके अंदर पाया जाता है? जिसको हिंट के रूप में मैं आपको बताना चाहूँ, जिसको वीनस का हृदय भी कहते हैं। वीनस हृदय जिसको कहा जाता है, वीनस का हृदय किस में पाया जाता है? ये आपको मैंने पिछली ऑनलाइन क्लास में बताया था, ये आपके लिए हिंट रहेगा। बच्चों देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास में 1 नंबर ऑप्शन, यानी मछलियों के अंदर इकहरा हृदय परिपथ पाया जाता है। हम जानते हैं कि इसका जो हृदय होता है वो कितने चैम्बर्ड होता है? 2 चैम्बर्ड होता है, जिसके अंदर एक आलिंद पाया जाता है और एक उसके अंदर क्या पाया जाता है? नीले पाया जाता है। तो सिंगल पाथवे उसके अंदर देखने को मिलता है। तो बिल्कुल यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बच्चों इसी कड़ी में मैं बात करना चाहूँगा 12 नंबर क्वेश्चन की, और 12 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। मानव हृदय का स्ट्रोक आयतन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रोक आयतन जिसको प्रवाह आयतन के नाम से जानते हैं, उसका मान कितना होता है? बच्चों स्ट्रोक आयतन का मान कितना होता है ये आपको बताना है। देखो आपको ऑप्शन में दे रखा है 50 ml, 70 ml और 60 ml, 10 ml। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यानी हृदय का प्रवाह आयतन के नाम से जिसको जाना जाता है। दीजिए करेक्ट आंसर। जिससे हमें कार्डियक आउटपुट का मान निकालते हैं। कार्डियक आउटपुट का मतलब बच्चों होता है हृदय का निकास, कि हृदय जो है वो कितना रुधिर को पंप करता है। हम जानते हैं मानव का हृदय पंप की भांति काम करता है। लगातार लब और डब का साउंड उत्पन्न करते हुए ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है बॉडी ऑर्गन तक, और ऑर्गन से वापस हृदय तक लाता और फेफड़ों तक भेजने का काम करता है। बच्चों एक शब्द आता है अपने सामने, स्ट्रोक आयतन, जिसको प्रवाह आयतन के नाम से जानते हैं। देखो मनुष्य का हृदय एक स्पंदन में 70 ml रक्त को पंप करता है, जिसको स्ट्रोक आयतन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इससे हम कार्डियक आउटपुट को निकाल सकते हैं। कार्डियक आउटपुट को कैसे निकालते हैं? हार्ट बीट यानी हृदय स्पंदन को हम मल्टीपल कर देते हैं स्ट्रोक आयतन से, यानी स्ट्रोक आयतन का मतलब वॉल्यूम से मल्टीपल कर देते हैं। हम जानते हैं कि मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 से 72 बार धड़कता है। मैंने कहा स्ट्रोक जो वॉल्यूम है उसका मान 70 ml होता है। जब मैं मल्टीपल करूं तो लगभग अपने पास देखो कितना आ जाएगा, 4900 आ गया। ये लगभग 5 लीटर के बराबर होता है बच्चों। कितने लीटर के बराबर होता है? 5 लीटर। इसका मतलब मनुष्य का जो कार्डियक आउटपुट होता है उसका मान कितना होता है? 5 लीटर होता है। हम जानते हैं कि एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य के अंदर 5 से 6 लीटर रुधिर होता है प्रति मिनट। ये रुधिर किससे होकर के गुजरता है? हृदय से होकर के गुजरता है। बच्चों इसको स्ट्रोक आयतन के इसको कार्डियक आउटपुट के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम का मान कितना होगा? 70 ml हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से विद कैलकुलेट आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार दर्शन दे जाते हैं। बिल्कुल। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन? मोरूला एक विकासीय अवस्था है, एक डेवलपमेंट स्टेज है। कौन? मोरूला। किसके बीच की है भाई? युग्मनज व कोरकपुटी के बीच की अवस्था है। कोरकपुटी व गेस्ट्रुला के बीच की अवस्था है। अंतरोपण के बाद की स्टेज है। अंतरोपण
ये 4 नंबर ऑप्शन डिलीट करना पड़ेगा। अंतरोपण ये शिशु जन्म के बीच की अवस्था की बात कर रहा है। बच्चों देखो, मोरुला एक विकासीय अवस्था मानी जाती है, वो किसके बीच की मानी जाती है? पहले तो आपको याद रखना कि 16 कोशिका समूह बन जाता है। देखो जब जाइगोट यहाँ लिखना चाहूँगा मैं, देखो जाइगोट बना, युग्मनज बना, युग्मनज के बाद में देखो जाइगोट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 2n कोशिका हो गई, युग्मनज बन गया अपने पास में। बिल्कुल, इसमें देखो कई बार कई प्रकार के क्लीवेज होते हैं, यानी विदलन होते हैं। विदलन से 16 कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जिसको मोरुला या तुतक के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अपनी ब्लास्टुला अवस्था आता है, जिसमें कोरकपुट्टी का निर्माण होता है। तो बच्चों, युग्मनज व कोरकपुट्टी के बीच की अवस्था कौन होती है? मोरुला। मोरुला को हिंदी में तुतक के नाम से जानते हैं। ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ, मोरुला को हिंदी में किसके नाम से जानते हैं? तुतक के नाम से जानते हैं। इतनी सारी बातें हो गई। अब बच्चों हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। ये भी 12th NCERT क्वेश्चन इसी चैप्टर का है। रजोधर्म की अनुपस्थिति किसका संकेत माना जाता है? NCERT की सीधी लाइन मैंने उठाई, यहाँ से 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। गर्भपात का मानते हैं, आर्तव चक्कर का मानते हैं, गर्भधारण का मानते हैं, मध्य चक्कर का मानते हैं। दीजिए 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। रजोधर्म की अनुपस्थिति जब अब्सेंट हो जाए यानी बंद हो जाए तो किसका संकेत मानते हैं? बिल्कुल 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 आंसर दीजिएगा। तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा बच्चों, यानी गर्भधारण का संकेत माना जाता है। लेकिन डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि रजोधर्म की अनुपस्थिति 100% ही गर्भधारण का संकेत हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रभावित होने के कारण से, भोजन अच्छा नहीं ग्रहण करने के कारण से, टेंशन के कारण से भी कई बार जो रजोधर्म होता है वो अब्सेंट हो जाता है। लेकिन मोस्टली NCERT लिखती है कि इसको किसका संकेत मानते हैं? गर्भधारण का संकेत माना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन भी देखो क्या कह रहा है, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, 12th NCERT क्वेश्चन है। मानव में 1 महीने की सगर्भता के बाद, देखो 9 महीने की सगर्भता होती है, बिल्कुल होती है, यानी 270 दिन मान लो, दिन में यदि काउंट करूं तो मैं, वैसे महीनों में काउंट करूं तो 9 महीने की सगर्भता होती है, देखने को मिलती है हमें। क्या कहता है? उसके बाद भ्रूण का अंग विकसित होता है। 1 महीने के बाद में कौन सा ऑर्गन बन जाता है? इनमें से हृदय बन जाता है, पाद एवं अंगुलियां बन जाती हैं, बाल बन जाते हैं, बाह्य जननांग बन जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। दीजिए करेक्ट आंसर। 1 महीने की सगर्भता के बाद में भ्रूण का कौन सा अंग डेवलप्ड हो जाता है, विकसित हो जाता है? तो बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हृदय का निर्माण हो जाता है। इसी कड़ी में मैं बात करना चाहूँगा 16 नंबर क्वेश्चन की, अपरा। ये भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, 12th NCERT क्वेश्चन है। अपरा जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। बच्चों अपरा को नाड़ के नाम से भी जानते हैं। का निम्न में से क्या कार्य है? पोषण का, उत्सर्जन का, श्वसन का, उपरोक्त सभी का। बिल्कुल, वह नलिकाकार संरचना जो डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को मादा के गर्भाशय से जोड़ने का काम करती है, मादा के गर्भाशय से जोड़ने का काम करती है, ये लो, एंडोमेट्रियम से जोड़ने का काम करती है, अंतःगर्भाशय स्तर से जोड़ने का काम करती है नलिकाकार संरचना, जिसको अपरा के नाम से जानते हैं। तो ये पोषण भी देगी, उत्सर्जन भी करेगी, रेस्पिरेशन में भी योगदान देगी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बच्चों 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में मैं बात करना चाहूँगा 17 नंबर क्वेश्चन की। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कहना चाहता है शुक्राणु, इसका मतलब शुक्राणु को क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्म्स, ठीक है। और किसकी बात कर रहा है? शुक्राणु प्लाज्मा, सेमिनल फ्लूइड की बात कर रहा है बच्चों। किसकी बात कर रहा है? सेमिनल फ्लूइड की बात कर रहा है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? सीमेन का, वीर्य का निर्माण होता है, हार्मोन का निर्माण होता है, क्षारीय द्रव्य का निर्माण होता है, एंजाइम का निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब शुक्राणु कोशिका के साथ में शुक्राणु प्लाज्मा मिल जाता है तो किसका निर्माण होगा? तो बच्चों याद रखना, इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, वीर्य का निर्माण हो जाएगा, सीमेन का निर्माण हो जाएगा। बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट। अब इसी कड़ी में मैं बात करना चाहूँगा 18 नंबर क्वेश्चन की। ये भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, 12th NCERT क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स फीमेल के अंदर कौन सा है? गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय, इनफंडिबुलम। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। दीजिए करेक्ट आंसर। इसका क्या सही आंसर आप करने वाले हैं? 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए बच्चों। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम आगे पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मादा जनन तंत्र को पढ़ेंगे, उसमें हम जानेंगे कि जो एक ऑर्गन होता है जिसको मुख्य अंग, प्राथमिक अंग,
प्राथमिक अंग मेन ऑर्गन के नाम से जानते तो महिलाओं के अंदर प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय से ओवरी पाया जाता है, ओवरी होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, आंसर देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 कक्षीय हृदय किसके अंदर पाया जाता है? मछली के अंदर, मेंढक के अंदर, खरगोश के अंदर, मनुष्य के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों का आना चाहिए। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है बच्चों। देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको रटाया था 233/44। अब देखो इसको आप हिंट मानते हुए आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अब ये मैंने आपको हिंट दे दिया बच्चों, समझ गए होंगे। 3 कक्षीय, देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 2, इसका मतलब देखो यहाँ पर आपको याद रखना पीसीज। मैं आज फिर से रिपीट कर देता हूँ इस बात को, पीसीज। फिर इसके बाद में 3 नंबर पे आपको है तो यहाँ पर आपको याद रखना है रेप्टिलिया। उसके बाद में फिर 3 है, इसके लिए आपको याद रखना है एम्फीबिया, बिल्कुल। इसके बाद में 4 जो है इसके लिए आपको याद रखना है स्तनधारी, और ये जो 4 है इसके लिए आपको याद रखना है एवीज यानी पक्षी। इसका मतलब मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होगा, रेप्टिलिया और एम्फीबिया में 3 कक्षीय हृदय होगा, और एवीज और स्तनधारी के अंदर 4 कक्षीय हृदय होगा। 3 कक्षीय की बात करें डेफिनेटली मेंढक उत्तर हो जाएगा। मेंढक एम्फीबिया संघ का, एम्फीबिया वर्ग का प्राणी माना जाता है, एम्फीबिया वर्ग का प्राणी माना जाता है। 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में, नोटबुक में, कहीं भी इसको नोट आउट कर लेना, बिल्कुल। अब इसी कड़ी में बच्चों मैं 20 नंबर क्वेश्चन की बात करूंगा। यह भी 11th NCERT क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। एसिटाइल कोलिन करती है, एसिटाइल कोलिन करती है, करता है। एसिटाइल कोलिन एक प्रकार का एंजाइम है, एसिटोकोलिन का स्राव करती है। एसिटोकोलिन क्या काम करता है बच्चों? ट्रेकिकार्डिया, प्रेडिकार्डिया, दोनों का कुछ नहीं। पहले आपको आंसर देना, उसके बाद मैं चर्चा इसके साथ में करूंगा। अब आपने टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया नाम ही नहीं सुने तो आंसर कैसे दे देंगे बच्चों? पहले तो आपको ये ध्यान रखना, इसका 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी एसिटोकोलिन करती है ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। पहले तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसिटोकोलिन जो होता है आपने पढ़ा होगा, मानव के मस्तिष्क की मैं यदि बात करूँ, तंत्रिका तंत्र की यदि मैं बात करूँ तो तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, केंद्रीय तंत्रिका, परिधीय तंत्रिका, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग है बच्चों, अनुकंपी और प्रानुकंपी। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एक किसी काम को बढ़ाने का काम करता है तो दूसरा किसी काम को घटाने का काम करता है। एसिटोकोलिन जो है बच्चों पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा कंट्रोल होता है। जब हृदय स्पंदन का मान, अब मैं बता रहा हूँ ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, टेकिकार्डिया क्या होता है, इसलिए बच्चों अच्छी तरीके से इसको आपके दिमाग में बिठा लेना है। पहले मैं देखो बात करता हूँ ब्रेडिकार्डिया का। जब हार्ट बीट का मान, हृदय स्पंदन का मान बच्चों, किसका मान? हृदय स्पंदन का मान, हृदय स्पंदन का मान 60 से कम हो जाए बच्चों, क्या हो जाए? 60 से कम हो जाए, उसको ब्रेडिकार्डिया के नाम से जानते हैं। तो एसिटोकोलिन क्या काम करता है? हृदय स्पंदन को कम करने का काम करता है बच्चों, ब्रेडिकार्डिया करने का काम करता है। ब्रेडिकार्डिया अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हार्ट बीट का मतलब हृदय स्पंदन है। हम जानते हैं कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार स्पंदन करता है। जब उसका मान 60 से कम हो जाए बच्चों तो उसको ब्रेडिकार्डिया के नाम से जानते हैं। तो सर जी फिर टेकिकार्डिया क्या होता है? जब हृदय स्पंदन का मान 90 से भी ऊपर चला जाए बच्चों, 90 से भी क्या हो जाए? ऊपर हो जाए, यानी 90 से ऊपर हो जाए, उसको टेकिकार्डिया के नाम से जानते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन, मैं कुछ अब फेंक रहा हूँ या ध्यान से सुनना, एड्रिनलिन हार्मोन, थायरोक्सिन, ऐसे कुछ हार्मोन होते हैं जो टेकिकार्डिया के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, बिल्कुल। तो देखो इसका भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? हार्ट बीट का मान 60 से कम हो जाए। टेकिकार्डिया हार्ट बीट का मान 90 से ऊपर चला जाए। एसिटोकोलिन किसके लिए उत्तरदायी होगा? 2 नंबर ऑप्शन के लिए, ब्रेडिकार्डिया के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास के अंदर आपको टॉप 20 MCQs मिले। डेली स्मार्ट बायोलॉजी MCQs स्टडी जो हम कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद साबित होगी। मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, कंपटीशन के एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी विद्यार्थी बेहतर तैयारी कर रहा है,
मेरे साथ में जुड़े हुए स्कूलिंग बच्चों से, अभ्यर्थियों से यही अपील है कि अपने भाई बहन तक की क्लास पहुंचनी चाहिए ताकि उनकी प्रिपरेशन में मेरा कोई योगदान रहे, मेरा सहयोग रहे। ये शानदार कंटेंट मैं उसी लहजे को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे पेपर मैंने ऐसे कंपटीशन के देखे हैं जिसमें मुझे इतना ध्यान रहता है कि कौन सा क्वेश्चन किस कंपटीशन का है, कहाँ से पूछा जाता है, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन उठाया जाता है। इसलिए सभी प्रकार के अभ्यर्थियों को इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लाभ मिलना चाहिए। बच्चों, एक बार फिर से मैं अपील करता हूँ, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, विद्यार्थियों तक पहुँचा दीजिएगा, बेहतरीन तरीके से इसको वायरल कर दीजिएगा। और चैनल को, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, दिक्कत कहाँ आ रही है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, सबसे पहले आप लाभ उठाएं। इस प्रकार का अपील करते हुए एक बार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मिलते हैं अगली बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा 20 क्वेश्चन में से आप कितना ठीक कर पाएँ। बिल्कुल।